हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारी इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आप देखिए, जैसा कि आपने डे 15 जो किया था, डे 15 में हमने ये चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया था। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं, जो कि मैं अब आपको एक साथ करवा देता हूँ। तो डे 16 में मैं वो सारे टॉपिक आपको एक साथ करवा देता हूँ। देखिए एक बार, एक हमारा टॉपिक है आवेशन की विधियाँ। ठीक है, वो इसमें एक टॉपिक है, वो देख लीजिए। आवेशन की विधियाँ, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? आवेशन, आवेशन की विधियाँ। ठीक है, ये हमारा एक टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इनको देख लीजिए एक बार। देखो, आवेशन की जो विधियां हैं वो आवेश किस कोई भी वस्तु है, ठीक है, उसको तीन प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से। तीन में से एक प्रकार होता है स्पर्श द्वारा आवेशन। एक होता है स्पर्श द्वारा आवेशन, इसके नोट्स भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, एक होता है स्पर्श द्वारा आवेशन। ठीक है, इसके नोट्स देखो, ये रहे इसके, ये मैं नोट्स आपको करवा दूंगा, पहले एक बार आप देख लीजिए। स्पर्श द्वारा आवेशन होता है, घर्षण द्वारा आवेशन होता है, प्रेरण द्वारा आवेशन होता है ना, ये होते हैं। एक बार आप देख लो। एक होता है स्पर्श द्वारा आवेशन, और एक होता है 2 नंबर घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है। और एक 3 नंबर होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। अब ये स्पर्श द्वारा आवेशन जो है, इसी को हम संपर्क द्वारा आवेशन भी कहते हैं, ध्यान रखना आप। ठीक है, किसी किसी बुक्स में हो सकता है आपको ये लिखा हुआ मिल जाए, कंफ्यूज मत होना। क्या कहते हैं इसको? संपर्क द्वारा आवेशन, ये भी इसी का नाम है। ठीक है, तो देखिए, हम देखिए इसमें स्पर्श द्वारा आवेशन, एक बार सबसे पहला जो है उसको अब हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पहला पहला हमारे पास क्या है? स्पर्श द्वारा, या फिर हम इसको कह देते हैं संपर्क, संपर्क द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन, ठीक है, ये लीजिए। अब इसमें कुछ मुख्य बातें हैं, वो आप समझ लीजिए। देखो, स्पर्श द्वारा मतलब एक वस्तु, एक गोला ले लो आपके पास, ये है एक गोला, ठीक है। और 1 मिनट लीजिए। एक ये गोला हो गया। अब ये जो गोला है, इसके ऊपर हम आवेश मान लेते हैं कैसा है? प्लस का आवेश है। इसके ऊपर कैसा आवेश है? धनावेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पर उपस्थित है, ये लीजिए। ठीक है, अब एक दूसरा गोला और ले लेते हैं हम, लीजिए, जो कुछ दूरी पर रखा हुआ है। ये लीजिए, एक दूसरा गोला है इस तरह से। ठीक है, ये तो गोला हो गया ए, और ये हो गया गोला बी, दोनों दूर दूर रखे हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, ये तो स्थिति एक हो गई। ठीक है, अब ये जो है, ये स्थिति है स्पर्श से पूर्व। क्या है ये? स्पर्श से पूर्व, यानी स्पर्श से पहले, दूर दूर रखे हुए हैं। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों गोलों को आपस में स्पर्श करवा देते हैं। ठीक है, ये लीजिए, इनको यहाँ पर आपने एक गोला तो ये बना लिया, गोला ए, और इसी प्रकार से एक गोला और आपने ले लिया जो यहाँ पे आप स्पर्श करवा रही हो। इसको दोबारा बनाते हैं एक बार, लीजिए। ये लीजिए, ये वाला गोला ए हो गया, ये वाला गोला बी हो गया। अब इस पर जो आवेश है, इस वाले गोले पर जो पहले से जो प्लस आवेश था, ये लीजिए,
इस पे से कुछ आवेश यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मतलब गोले ऐसे गोले भी पर आ जाएगा। अब इन गोलों को अलग अलग कर लेते हैं। देखो स्पर्श, ये यहाँ पे क्या कराया हमने, इनको स्पर्श करवा दिया है। ठीक, और तीसरी स्थिति में हम क्या करते हैं कि इनको हम अलग अलग कर लेते हैं, फिर से अलग अलग रख दिए। इस प्रकार से दोनों को फिर से अलग अलग रख दिया है। ये लो, ये दोनों गोलों को फिर से अलग अलग कर दिया हमने। अब देखो यहाँ पर अब गोले ए पर भी आवेश आ जाएगा। ठीक है, ये गोले ए पर भी आवेश रहेगा और गोले बी पर भी समान प्रकृति का आवेश आ जाएगा। प्लस है तो प्लस ही आएगा, माइनस नहीं आएगा। ठीक है, ये लीजिए। अब देखो इसमें होता क्या, दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला तो क्या ध्यान रखना है कि जब स्पर्श कराते हैं तो उसमें एक वस्तु तो आवेशित होती है, दूसरी वस्तु निरावेशित होती है। अब जब दोनों को स्पर्श करा जाता है तो आवेशित वस्तु से निरावेशित वस्तु पर आवेश चला जाता है। तो स्पष्ट सी बात है, आवेश की मात्रा पहले वाली वस्तु पर कुछ कम हो जाएगी। अब पहली वाली वस्तु से दूसरी वाली वस्तु पर आवेश कब जाता है और कितना जाता है, तो देखिए ध्यान रखना है कि ये वाला जो गोला ए है ना आपके पास, ये वाला जो गोला ए है, इस पर आवेश मान लो कि आप 50 कूलम था। तो जब हम स्पर्श करवाएंगे तो इस गोले से इस गोले पर आवेश जाएगा। तो अब देखो बहुत से स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि भाई सर आधा आधा हो जाएगा 25-25। देखो आधा आधा होगा या नहीं होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इनका आकार क्या है। देखो यदि इन दोनों गोलों का आकार समान है, मतलब दोनों की त्रिज्याएं समान है, ठीक है, कहने का मतलब इसकी 5 मीटर है, इसकी 5 मीटर है, तो दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा समान होगी। यानी अगर किसी प्रश्न में आपसे कहा जाए कि दो समान गोले, ये समान शब्द आ जाए, समान आ जाए या सर्वसम आ जाए, ठीक है, ये आ जाए, तो ये ध्यान रखना इन दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा कैसी होगी, समान होगी। और पहली वाली वस्तु पे जो भी आवेश है, जैसे मान लो ये 50 कूलम है, तो इस पर भी 25 कूलम आ जाएगा स्पर्श के बाद में यहाँ 25 कूलम और यहाँ पर ही 25 कूलम। लेकिन ध्यान रखना आधा आधा तभी बटेगा, फिर से बता रहा हूँ, आधा आधा तभी बटेगा जब इन दोनों गोलों की त्रिज्याएं समान हैं। ठीक है, त्रिज्या का मतलब होता है आकार। इन दोनों की त्रिज्या, इसकी भी आर और इसकी भी आर समान है, तभी आधा आधा बटेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर ये दोनों इनकी त्रिज्या समान नहीं है तो क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कि दो गोले हो गए आपके पास, ठीक है, एक तो कुछ बड़ा ले लिया हमने और एक दूसरा गोला और है जो हमने कुछ छोटा बना लिया। ठीक है, हाँ देखिए, ये लो, इसको हमने कुछ छोटा बना लिया इस तरह से। तो अब मान लो कि इस पर 50 कूलम आवेश है, ये तो गोला ए हो गया, ये गोला बी हो गया, इस पर पहले से 50 कूलम आवेश है, इस पर कुछ भी नहीं है। तो इस गोले से इस गोले पर आवेश तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का वोल्टेज समान ना हो जाए। ये इधर V1 है, इधर V2 है, स्पर्श से पहले। और बाद में क्या होगा, जब स्पर्श करा देंगे तो V1 से और V2 ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तब तक इधर से इधर आवेश जाता रहेगा। इसका मतलब ये ध्यान रखना, देखो बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूँ, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश तब तक स्थानांतरित होता रहता है कि जब तक दोनों का विभवांतर बराबर ना हो जाए। आवेश बराबर होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों का विभवांतर बराबर नहीं हो जाए तब तक आवेश का प्रवाह होता रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये संधारित्र वाले चैप्टर जो है वो उसमें भी काम आएगी आपके। ठीक है, अब देखो इस चीज को एक तथ्य से और समझा देता हूँ। ये मान लो आपके पास पानी की टंकी है और ये एक दूसरी पानी की टंकी है, अलग अलग आकार की हैं। इस पानी की टंकी में ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक पाइप लेके इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको खोल दिया, यहाँ से भी इसको खोल दिया, तो इसमें से इसमें पानी जाएगा। ठीक है, अब इसमें से इसमें पानी कब तक जाएगा, ये देखिए, इसमें इस टैंक में यानी टैंक ए से टैंक बी में पानी तब तक जाएगा जब तक कि दोनों टैंकों में पानी का लेवल बराबर ना हो जाए। ठीक है, तब तक जाएगा। पानी की मात्रा बराबर होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ध्यान रखना। एक टैंक से दूसरे टैंक में पानी तब तक जाएगा जब तक कि दोनों में पानी का लेवल बराबर ना हो जाए, पानी की मात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, इसी तरह से एक आवेशित वस्तु से दूसरी आवेशित वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभवांतर बराबर ना हो जाए, आवेश की मात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो एक यहाँ पर मैं ये बता देता हूँ कि एक तो होता है क्या, पानी का प्रवाह, पानी का प्रवाह, और एक होता है आवेश का प्रवाह। ठीक है, आवेश का प्रवाह। देखो पानी के प्रवाह को तो हम क्या कह देते हैं, पानी के प्रवाह को हम कहते हैं जलधारा। क्या कह देते हैं, जलधारा।
नीचे देख लो एक बार। हाँ देखो, मैं बता रहा था पानी के प्रवाह को हम क्या कह देते हैं, पानी के प्रवाह को हम कहते हैं जलधारा। और आवेश के प्रवाह को हम क्या कह देते हैं, विद्युत धारा। ठीक है, आवेश के प्रवाह को हमने क्या कह दिया, विद्युत धारा कह दिया। अब पानी का प्रवाह और विद्युत ये पानी का प्रवाह और आवेश का प्रवाह लगभग लगभग एक ही प्रकार के होते हैं। अगर आपको कभी विद्युत के प्रवाह में कोई समस्या आती है तो पानी के प्रवाह की कल्पना करके आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पे क्या बताया है कि पानी का प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक कि पानी का तल बराबर ना हो जाए। इसी प्रकार आवेश का प्रवाह भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का विभवांतर बराबर ना हो जाए। तो इस तथ्य से क्या समझ में आता है, ये समझ में आता है कि देखो, पहली बात कि जो काम पानी के प्रवाह में ढाल का होता है, ढाल, वही काम विद्युत के प्रवाह में किसका होता है, वोल्टेज का। ठीक है, ये लो। ठीक है, और दूसरी बात, जो काम पानी के प्रवाह में पानी का होता है यानी पानी प्रवाहित होता है, वही काम विद्युत धारा के प्रवाह में किसका होता है, आवेश का। यहाँ पर आवेश प्रवाहित होता है। ठीक है, ये लीजिए। अब जितना ज्यादा ढाल होगा उतना ही पानी का प्रवाह तीव्र हो जाएगा। उसी प्रकार से जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ही आवेश का प्रवाह तीव्र होगा। यानी जितना ढाल, इधर पानी, इधर देखिए, पानी में जितना ज्यादा ढाल होगा, पानी की धारा यानी कि जल धारा, जल धारा जो है वो उतनी ही तीव्र गति से आएगी। इसी प्रकार से जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा, वोल्टेज जितना ज़्यादा हो जाएगा उतनी ही ज़्यादा विद्युत धारा आएगी। ठीक है, विद्युत धारा। पानी का जो एक टैंक होता है, ये जो मैंने लिया था और ये लिया है, अब मान लो एक टैंक आप कुछ ऊंचाई पर लेते हो, एक आपने यहाँ ले लिया और एक आपने नीचे ले लिया। अब इसमें तो ये तो हो गया टैंक ए, ये वाला जिसमें पानी भरा है। अब इस टैंक से अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या पानी जाएगा क्या, इस बी टैंक में, बी सी और डी, टैंक ए से बी में पानी जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, असंभव काम है, क्योंकि पानी स्वतः ऊंचाई पर नहीं चढ़ता है। इसी प्रकार से क्या होता है, आवेश जो होता है वो भी कहाँ से, कम वोल्टेज से, कम वोल्टेज से अधिक वोल्टेज, अधिक वोल्टेज की ओर प्रवाहित अपने आप नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, कम वोल्टेज से अधिक वोल्टेज की ओर प्रवाहित नहीं होगा। तो अच्छा ठीक है, पानी कहाँ जाएगा, देखो, अब इसको इससे आपने जॉइंट कर दिया। अब ये सी वाला टैंक तो खाली है और ए वाला टैंक भरा हुआ है, तो ए से इसमें मैंने अभी बताया था पानी तब तक आएगा जब तक कि दोनों में क्या बराबर ना हो जाए, वोल्टेज बराबर ना हो जाए। इसी प्रकार से मान लो कि एक वस्तु ये, एक वस्तु ये है, इस पर मान लो कि 20 कूलम का आवेश है, इस पर 15 कूलम का आवेश है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर आवेश तब तक आता रहेगा जब तक कि दोनों में वोल्टेज बराबर ना हो जाए। ठीक है, अब देखो ये ए से डी, देखो अब ए से डी को अगर आप जॉइंट करते हो, टैंक ए से टैंक डी को अगर आप जॉइंट कर देते हो, पानी का टैंक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ए से डी में पानी का प्रवाह तीव्र हो जाएगा। जो पानी का प्रवाह सी में जा रहा था उससे तीव्र हो जाएगा। इसी प्रकार से तो ये तो क्या है, ये ऊंचाई पे हो गया ना, ये वाला टैंक ए ऊंचाई पर है, मतलब ये उच्च वोल्टेज पर है। ये के कौन से वोल्टेज पे, हाई वोल्टेज हो गया इसका, उच्च वोल्टेज। और ये नीचे है तो इसका लो वोल्टेज हो गया। ठीक है, लो वोल्टेज हो गया। तो अब उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की ओर आवेश अपना प्रवाहित होगा, मतलब पानी अपने आप प्रवाहित होगा। अब देखो, मान लो कि ये एक गोला है, ये दूसरा गोला है। ये वाला जो गोला ए है, ये तो मान लो आप कितने वोल्टेज पर है, 20 वोल्ट पर है, और ये वाला गोला जो है केवल 5 वोल्ट पर ही है। तो यहाँ से यहाँ पर आवेश आता रहेगा। ठीक है, अब आवेश के प्रवाह की दर तीव्र हो जाएगी। देखो, यहाँ पर आवेश की प्रवाह की दर कम थी, स्पीड कम थी, तो लाइट भी कम आ रही थी। अब यहाँ पर क्या होगा, आवेश जो है बहुत तेजी से प्रवाहित होगा, तो यहाँ पे लाइट जो होगी वो बहुत हाई हो जाएगी। ठीक है, वोल्टेज बहुत हाई होगा। अब एक टैंक और ले लीजिए आप, ये लीजिए एक टैंक। अब इसको अगर आप इससे जॉइंट करते हो यहाँ पे एक पाइप से, तो इस वाले टैंक में, ई टैंक में पानी का प्रवाह और भी तेज होगा। इसी तरह से क्या है कि यहाँ पे अगर अगर हम ले लेते हैं, मान लो कि ये तो 20 वोल्ट है और यहाँ पर जो है ये -3 वोल्ट हो गया, तो देखो ये और भी कम हो गया, दोनों का अंतर बढ़ जाएगा, और लेकिन वोल्टेज यहाँ पर इसका जो है वो और भी लो हो गया। तो यहाँ से यहाँ पे अब विद्युत धारा जो है, आवेश जो है वो बहुत तेज़ी से प्रवाहित होगा और विद्युत धारा भी बहुत हाई हो जाएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे ढाल बढ़ता जाता है पानी का प्रवाह बढ़ता जाता है, इसी प्रकार से जैसे जैसे विभवांतर बढ़ता जाता है यानी दोनों का अंतर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे विद्युत का मान भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ जो है ये आवेश के प्रवाह में आती है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है। क्या समझा है, स्पर्श द्वारा आवेशन समझा दिया। अब 2 नंबर देखिए, स्पर्श द्वारा आवेशन के बाद में 2 नंबर घर्षण द्वारा आवेशन। 2 नंबर क्या है, घर्षण द्वारा, घर्षण
द्वारा आवेशन, ठीक है। घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है कि दोनों वस्तुएं निरावेशित होती हैं, ठीक है। एक वस्तु ये है आपके पास, एक वस्तु ये है। अब जैसे देखो हथेलियां हैं, हम अपनी हथेलियों को रगड़ते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब आपने देखा होगा कि स्केल जो होता है उसको जब सूखे बालों में रगड़ते हैं, उसके बाद कागज के पास ले जाओगे तो कागज क्या है, आकर्षित हो जाता है, ठीक। तो जब आपने स्केल को बालों से रगड़ा तो घर्षण से पहले ना तो बाल पर कोई आवेश था, ना ही स्केल पर कोई आवेश था। लेकिन जब आपने उसको घर्षण दे दिया तो बालों पर भी आवेश आ जाता है और स्केल पर भी आवेश आ जाता है। फिर उस स्केल को दूसरी वस्तु के पास ले जाएंगे तो वो आवेशित हो जाती है। इसी प्रकार से क्या होता है कि जब हम सूखे बालों में कंघी करते हैं, सूखे बालों में कंघी करते हैं तो बाल क्या होते हैं, उस कंघे से चिपटते हैं, है ना, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, चिट चिट की सी आवाज आती है। वो क्यों होता है, उसका कारण भी यही है कि जब सूखे बालों में कंघी करते हैं तो आवेश की कुछ मात्रा कंघे पर आ जाती है और कुछ मात्रा बालों पर आ जाती है। ये भी घर्षण द्वारा आवेशन का ही प्रकार है। इसके अलावा क्या होता है कि नायलॉन टेरिकोट के कुछ अपने घरों में वस्त्र होते हैं, जैसे साड़ी वगैरह है, कुछ शॉल कंबल वगैरह भी होते हैं। उनको क्या है, जब अंधेरे कमरे में आप ऐसे ऐसे हाथों से रगड़ोगे तो उसमें से चिंगारी निकलती हुई दिखाई देती है, ठीक है। अब चिंगारी क्यों निकलती है, उसका कारण क्या होता है कि आवेश जो होता है वो साड़ी से हाथ पे या हाथ से साड़ी पर जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है। जब इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है तो क्या चिंगारियां से उत्पन्न होती हैं, वो ऊर्जा के रूप में निकलती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, घर्षण द्वारा आवेशन के प्रकार हैं। अब घर्षण द्वारा आवेशन के प्रकार में दो बातें समझना, ये गोला ए हो गया, ये गोला बी हो गया। आवेश आवेशन की प्रक्रिया से पहले दोनों निरावेशित हैं, लेकिन जब इनको दोनों को घर्षण करवाया जाता है, एक दूसरे को घर्षण करवाया जाता है, इसको नीचे और इसको ऊपर की तरफ गतिमान कराएंगे तो घर्षण होगा। तो ऐसी प्रक्रिया में एक पर तो धनावेश उत्पन्न हो जाएगा और एक पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो आवेशन में घर्षण द्वारा आवेशन में ध्यान रखना, दोनों वस्तुएं, पहली बात तो परिमाण, आवेश का परिमाण समान होगा, ठीक है, परिमाण तो समान होगा। मतलब इस पर अगर 3 कूलम आवेश आएगा तो इस पर -3 कूलम आवेश आएगा, मतलब परिमाण समान है, 3-3 होंगे, 4-4 होंगे, 5-5 होंगे, लेकिन 1 + 1 माइनस। और दूसरा जो है, आवेशों की प्रकृति जो होगी, आवेशों की प्रकृति जो है वो विपरीत होगी, ठीक है। परिमाण समान होगा लेकिन आवेशों की प्रकृति जो है वो विपरीत होगी। इस ऊपर वाला टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया था इसमें तो देखो, आवेश जब आप स्पर्श करा रहे थे इनको तो आवेश, दोनों का आवेशों की प्रकृति एक समान थी, लेकिन ये बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर दोनों गोलों के आकार समान है तो बराबर होंगे, और अगर आकार समान नहीं है तो वो बराबर नहीं होंगे, वो फिर उनके अलग अलग अनुपातों में विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया, इस टॉपिक घर्षण द्वारा आवेशन में आपको ध्यान रखना है कि दोनों आवेशों का परिमाण समान होता है, और लेकिन इनकी प्रकृति क्या होती है, विपरीत होती है। अब तीसरी स्थिति देखिए, तीसरी स्थिति क्या है, प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या है, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है, ये तीसरी स्थिति है। देखिए एक बार, हाँ देखिए, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन में एक वस्तु, इस प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है, दोनों वस्तुएं स्पर्श नहीं करती हैं। जैसे मान लो कि एक गोला आपके पास ये है, ठीक है, और ये गोला जो है कुछ दूर रखा हुआ है। देखिए एक बार, हमने क्या है कि एक गोला लिया इस तरह से, इस तरह से आपने गोला ले लिया ये, ठीक है, आवेशन। ये एक गोला आपके पास ए हो गया, और आपने इसको कैसा आवेश दे दिया है, कि आपने इसको प्लस आवेश दे दिया है, ठीक है, ये लीजिए। अब एक दूसरा गोला और है जो इससे कुछ दूरी पर रखा हुआ है, इसके आसपास नहीं है, और इस गोले को आप मान लो ये गोला हो गया बी, ठीक। ये गोला क्या हो गया, ये गोला बी है, इससे दूर रखा हुआ है। अब इसमें इसमें देखो, ये जो गोला है, प्रारंभ में तो दोनों गोले अलग अलग रखे हुए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जैसे ये वाला जो गोला बी है इसको हम इसके पास में लेके आते हैं, स्पर्श नहीं कराएंगे, ठीक है। ये वाला जो गोला ए हो गया इसके पास में लेके आते हैं, ठीक है,
लीजिए, यहाँ से हमने एक गोला चूज कर लिया। लीजिए, अब ये गोला जो है, ये वाला गोला ए, ये वाला गोला ए है, ठीक है। और इसके पास में हम ये जो दूसरा वाला गोला है बी, इसको लेके आते हैं, ये वाला गोला, ठीक है। ये वाला गोला बी यहाँ पर ले आया हम। अब क्या होता है, जब इसके पास में लेके आएंगे, इस पर आवेश प्लस का है, ठीक। तो इस गोले के प्रभाव के कारण, अब देखो ये वाला जो गोला है ना बी वाला, ये निरावेशित था पहले। निरावेशित का मतलब क्या होता है? निरावेशित का मतलब होता है उस पर जितने भी आवेश हैं समान मात्रा में है। निरावेशित का मतलब होता ये नहीं है कि उसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, ठीक है। हम इसको आवेश नहीं है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि आवेश कैसी मात्रा में है, दोनों आवेश समान मात्रा में। मतलब ये जो गोला बी है, इसको हम इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि जितने प्लस हैं, ये 4 प्लस और 4 ही माइनस, तो ये गोला भी निरावेशित ही कहलाएगा, क्योंकि दोनों आवेश एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये जो गोला बी है, ये वाला गोला जो है, ये जब आप यहाँ पर इसके पास मिला के रखोगे, तो माइनस वाले आवेश तो इसकी तरफ आ जाएंगे, ठीक है, ये लो। अब प्लस वाले आवेश दूसरी तरफ चले जाएंगे। उसका कारण क्या है कि ये जितने भी माइनस आवेश हैं, ये वाले जितने भी माइनस हैं, ये सब प्लस से आकर्षित होंगे, और ये जितने भी ये वाले प्लस जो हैं, ये इससे प्रतिकर्षित होंगे, इसलिए वो दूर चले गए हैं, ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये वाला गोला भी आवेशित हो जाएगा, ठीक। ये जो गोला बी है, ये भी आवेशित हो जाएगा, लेकिन इधर माइनस है, इधर प्लस है, अब भी आवेश की मात्रा बराबर है। अब हम क्या करते हैं, ये जो गोला बी है, इसको इस तरफ से जमीन से, भूमि से संपर्कित कर देते हैं, ये लोग, ठीक। तो अब इसका जो ये वाला जो प्लस वाला आवेश है ना, ये वाला जो हमने अर्थ दे रखा है, जो भूमि संपर्कित किया है, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, भूमि से मिलके उदासीन हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला गोला जब इसको दूर हटाएंगे, अब इस ए गोले को हटा दो, अब बी गोले को जब दूर हटाएंगे, तो ऐसी स्थिति में इस गोले पे केवल और क्या रह जाएगा, माइनस आवेश रह जाएगा, ठीक है। और ये माइनस आवेश जो है, ये इसके संपूर्ण आयतन में, सॉरी, संपूर्ण पृष्ठ पे एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इस तरह से ये माइनस जो है पूरे के ऊपर छा जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा। तो ये वाली जो स्थिति होती है, ये होती है संपर्क द्वारा आवेशन, सॉरी, प्रेरण द्वारा आवेशन की, ठीक है। तीसरी स्थिति जो मैंने बताई थी, ये प्रेरण द्वारा आवेशन की है। अब ये वाली स्थिति क्या होती है, आगे आप आगे कुछ अध्याय में आप एक टॉपिक पढ़ोगे, संधारित्र। वो संधारित्र जो है, उसका सिद्धांत होता है। ये संधारित्र क्या होता है, आपने देखा होगा पंखे वगैरह में ये मोटे मोटे कंडेंसर लगे रहते हैं, कूलर है, मोटर है, कंडेंसर लगे रहते हैं उसमें, ठीक है। तो कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर ये संधारित्र ही होते हैं। कंडेंसर कहते हैं, कैपेसिटर कह देते हैं, संधारित्र कह देते हैं हम उसको। तो ये संधारित्र होते हैं, उनका सिद्धांत होता है ये। तो ये आवेशन की 3 विधियां हो गई, ठीक है। अब एक उपकरण और है हमारे पास, देखो ये आवेशन की 3 विधियां, एक उपकरण है हमारे पास, और वो उपकरण क्या है, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी है, ठीक है। अब ये स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या होता है, ये एक बोतल की जैसी आकृति होती है। ये देखो, एक बार मैं आपको इस नोट्स में दिखा देता हूँ। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, ठीक है, आज तक कभी पूछा भी नहीं गया है ये देखिए एक बार। अच्छा, ये आपने, ये मैं बताता हूँ, देखो आपने ये, मैंने आपको आवेशन की 3 विधियां करवा दी हैं, ठीक है। ये नोट्स में आपको उपलब्ध करा देता हूँ, देखो ये आप पॉज करके लिख लेना, ठीक है। यहाँ तक वीडियो पॉज करो और लिख लो, और इसके बाद में देखिए आगे, फिर से वीडियो पॉज कर देना आप यहाँ पे, फिर लिख लेना, फिर देखिए आगे, लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब वीडियो को पॉज कर देना आप, है ना, बीच बीच में, और वीडियो रोक के और आप इसको पढ़ लेना। देखो यहाँ पर अगला जो टॉपिक है ना हमारा, वो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी से पहले आपको ये बताता हूँ आवेशन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ये महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, देखो पहले क्या है, आवेशन की प्रक्रिया में ऋणावेशित वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि होती है, धनावेशित वस्तु के द्रव्यमान में कमी होती है। कारण क्या है, वो देखिए कि ऋणावेशित वस्तु जो है, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, पहले कोई आवेश नहीं है, ये गोला ए हो गया, ये गोला ए है, ये गोला बी। लेकिन बाद में क्या होता है कि आवेश गोले ए से गोले बी पर चला जाता है, इधर से इधर, तो ये वस्तु धनावेशित हो गई, ये वस्तु ऋणावेशित हो गई। ऋणावेशित का मतलब क्या है, इस पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जब कोई वस्तु आ रही है तो स्पष्ट बात है उसका द्रव्यमान बढ़ेगा।
और धनावेशित वस्तु पर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो स्पष्ट बात है उसका जो द्रव्यमान है वो कम हो जाएगा, द्रव्यमान कम होगा, सॉरी, है ना। तो देखो एक बार मैं आप एक उदाहरण और आपको दे देता हूँ। जैसे हमारे पास NaCl, Na अलग है, Cl अलग है। अब NaCl के निर्माण की प्रक्रिया में क्या होता है, ये तो प्लस होता है और ये माइनस होता है। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया। अब एक इलेक्ट्रॉन गया है तो क्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, इसलिए इसके द्रव्यमान में जो वृद्धि है वो भी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर वृद्धि हो जाएगी, और सोडियम के द्रव्यमान में एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर कमी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे तो कमी हो जाएगी और यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। ठीक, ये पहला। दूसरा क्या है कि आवेश का संसूचन तथा इसका मान ज्ञात करने के लिए स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, वोल्टमीटर नहीं, वोल्टामीटर ध्यान रखना, तथा प्रक्षेप धारामीटर आदि उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इसमें से एक स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी है आपके सिलेबस में, वो अभी हम देखते हैं आगे। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि तीसरा क्या है कि यदि एक्स किरणों को किसी वस्तु के पृष्ठ पर डाला जाता है तो वह पृष्ठ धनावेशित हो जाता है। अब क्यों हो जाता है, देखो उसका कारण बता देता हूँ मैं। एक्स किरणें जो होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, वो इलेक्ट्रॉनों की बनी होती हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनों की बनी है। अब ये मान लो कोई धातु का पृष्ठ है, अब इस पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तब तो ये पृष्ठ जो है ऋणावेशित होना चाहिए। लेकिन देखो ये ध्यान रखना कि एक्स किरणें जो होती हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी ऊर्जा बहुत उच्च होती है, अत्यधिक उच्च ऊर्जा वाली किरणें होती हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही उपस्थित है इसमें, प्रत्येक पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से आएगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन टकराएगा, तो अपनी ऊर्जा का कुछ भाग इस वाले इलेक्ट्रॉन को दे देगा। अब इस वाले इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाएगी, तो ऊर्जा प्राप्त करके क्या करेगा, ये इस पृष्ठ को छोड़ेगा और यहाँ से चला जाएगा। और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे टकराया था ये भी चला जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ने दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा कुछ भाग दे दिया, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ को छोड़ के चले जाएंगे। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इस जगह से, तो इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगी, और जहाँ इलेक्ट्रॉन कमी होती है वहाँ पे क्या आता है, धनावेश, इसलिए ये पृष्ठ धनावेशित हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आवेशन का पता करने के लिए प्रतिकर्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, क्योंकि निरावेशित वस्तु सदैव आकर्षित होती है जबकि आवेशित वस्तु समान आवेश से प्रतिकर्षित होती है। देखो इसमें ध्यान रखना, आवेशन का जब भी आपको पता करना है तो प्रतिकर्षण का ही उपयोग करते हैं। प्रतिकर्षण का उपयोग क्यों करते हैं, देखिए इसको एक चुंबक के उदाहरण से समझिए। ये एक चुंबक है आपके पास NS, और ये भी एक चुंबक है आपके पास NS। ठीक है, अब देखो कुछ चुंबक ऐसी होती हैं जिनको देखने से पता भी नहीं चलता है चुंबक है। चुंबक का कलर सामान्यतः कैसा होता है, काले रंग का होता है। ठीक, लेकिन क्या होता है, कुछ चुंबक ऐसे भी होती हैं जिनका कलर काले रंग का नहीं होता है। आपने स्पीकर वगैरह में लगी हुई चुंबक देखी है तो वो तो ब्लैक कलर की ही होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी चुंबक ऐसी होती हैं जो ब्लैक कलर की नहीं होती हैं, वो स्टील के कलर की ही होती हैं, लोहे के जैसी होती हैं वो। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ऐसी चुंबक, ऐसा कोई अगर चुंबक का टुकड़ा अगर आपको दे दिया जाए, तो बिना लोहे के टुकड़े के आप कैसे पता करोगे कि वो चुंबक है या लोहा है? क्योंकि अगर मान लो कि उसको किसी लोहे के टुकड़े के पास ले जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो आपस में चिपक जाएंगे। तो अगर मान लो कि एक चुंबक है और दूसरा लोहा है, तो स्पष्ट बात है वो तो आपस में चिपकेंगे, आकर्षित ही करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमको ये पता करना है कि उनमें से एक चुंबक है और एक चुंबक है और एक सॉरी लोहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमको ये पता करना है कि चुंबक और लोहा ये दोनों अलग अलग हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये वाली जो चुंबक है, सपोज दैट NS, इसके पास में आपको दूसरी चुंबक को लाना पड़ेगा, ये वाली। अब क्या होगा, दूसरी चुंबक लेके आएंगे तो प्रतिकर्षित होंगी दोनों, और प्रतिकर्षण से आपको पता पड़ जाएगा कि ये दोनों कैसी हैं, चुंबक। लेकिन ये वाला टुकड़ा लोहा है या नहीं है इसका पता चल जाएगा कि ये किसी भी सिरे से आप इसको चिपकाओगे तो ये प्रतिकर्षण नहीं करेगा। तो जब तक ये दोनों आपके पास थे तो आप पता नहीं कर सकते थे कि इनमें से लोहे का टुकड़ा कौन सा है, लेकिन जब तीसरी चुंबक आपके पास आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें से कौन लोहा है और कौन चुंबक है। इसी प्रकार से आवेश के साथ भी होता है। एक आवेश आपके पास प्लस का है और एक दूसरी वस्तु निरावेशित है। जब इन दोनों को एक दूसरे के पास में लेके आएंगे तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर लेगी। ध्यान रखना, एक आवेशित वस्तु, चाहे वो प्लस आवेश आवेशित है चाहे वो माइनस आवेश आवेशित है, दूसरी निरावेशित वस्तु को तो सदैव आकर्षित ही करेगी। जैसे मैंने बताया था ना, स्केल को कागज और गड़े कागज के पास लाते हैं, तो स्केल जो है पहले आवेशित है लेकिन कागज तो निरावेशित है। तो आवेशित वस्तु स्केल है, हमको पता नहीं उस पर आवेश प्लस है या माइनस है, लेकिन वो कागज को आकर्षित कर रहा है। तो ध्यान रखना कि एक आवेशित वस्तु सदैव दूसरी निरावेशित वस्तु को आकर्षित ही करेगी, प्रतिकर्षित नहीं करेगी। तो अब हमको ये कैसे पता चलेगा
कि कौन सी वस्तु आवेशित है और कौन सी वस्तु आवेशित नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं कि अब ये दो वस्तुएं हो गई आपके पास। ठीक है, अब हमको नहीं पता इन दोनों में से किस पर आवेश है, तो अब हम क्या करते हैं कि एक दूसरी आवेशित वस्तु को लाते हैं। ठीक, अब सपोज दैट इसके ऊपर धनावेश है। अब धनावेश हो जाएगा तो क्या, अब इसके ऊपर भी धनावेश है, तो ये धनावेश धनावेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। ये इधर, ये धक्का देने का प्रयास करेगा इधर, ये इसको धक्का देने का प्रयास करेगा इधर, प्रतिकर्षित होंगे। लेकिन ये वाली वस्तु तो आकर्षित होगी इससे भी और इससे भी, तो हमको पता चल जाएगा क्या कि ये जो है ये निरावेशित वस्तु है और ये आवेशित वस्तु है। ठीक है, ये ध्यान रखना है इस बात का कि ये समान आवेश जो है ये प्रतिकर्षण करते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि आवेशन का पता करने के लिए प्रतिकर्षण के सिद्धांत का ही उपयोग किया जाता है। अब ये एक स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है। देखो ये एक बोतल जैसी आकृति होती है ये, इसमें ऊपर की तरफ तो एक धातु की घुंडी होती है। ठीक है, इसे मोटी सी होती है कुछ। ठीक है, और अंदर एक ये धातु की नली होती है, यहाँ पे कॉर्क लगा है, यहाँ पर दो सोने की पत्तियां गोल्ड लीफ लगी रहती हैं। अब ऊपर जब ये जो घुंडी सी है, ये गांठ सी जो ऊपर है, जब इसको आवेश देते हैं, ये देखो आवेश छड़ इसके पास में लेके आ रहे हैं, तो ये आवेश यहाँ से होता हुआ यहाँ अंदर तक पहुँच जाता है। अब इस पर भी प्लस आ जाएगा, इस वाली पत्ती पर भी, इस वाली पत्ती पर भी प्लस आएगा, तो ये दोनों धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, हमको धनावेश दिखाई नहीं देगा, लेकिन ध्यान रखना कि इन दोनों पत्तियों पे धनावेश की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा ये प्रतिकर्षित होंगी, दूर दूर हटती चली जाएंगी। इससे हमको पता चल जाता है कि किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा कितनी है। अब ये स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी आपके सामने है, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये यहाँ तक कर लेना आप, ये यहाँ तक हो जाएगा ये तरह से। ठीक है, और इसके बाद में एक ये परीक्षण आवेश जो है, ये मैंने आपको संभवतः पहले भी करवाया था, ये परीक्षण आवेश को भी आप नोट कर लेना यहाँ। ठीक है, ये पूरा का पूरा परीक्षण आवेश कोई एग्जाम में पूछने वाली चीज़ नहीं है। परीक्षण आवेश तो बस क्या है, बार बार शब्द आता है इसलिए आपको लिखवा दिया गया। ठीक है, तो ये हमारा अध्याय पूरी तरह समाप्त हो गया है। आपका टेस्ट जो है वो हम शीघ्र ही आयोजित कर लेंगे। कोई कमेंट वगैरह अगर करना है, कुछ पूछना है, तो मैंने आपको बता दिया था सर इसका क्लासेस अलवर, सर इसका क्लासेस अलवर, ये यूट्यूब चैनल है, इस पर जाके आप कमेंट करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर जाके आपको पता चल जाएगा कि सॉरी, यहाँ पे जाके आपको पता चल जाएगा नोट्स वगैरह के बारे में, टेस्ट की सूचना मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको कोई अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ पर कमेंट कर देना, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। थैंक यू।